डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है। उन्होंने देश को भरोसा दिया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर वार्ता के लिए 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री सभी दलीय नेताओं के साथ स्थिति पर करेंगे विचार विमर्श। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह तीनों सैन्य प्रमुख और CDS के साथ लद्दाख में नियंत्रण रेखा के हालात पर की चर्चा। रक्षा मंत्री ने ट्वीट पर कहा कि गलवान में भारतीय सैनिकों ने उच्च गौरवशाली परंपरा का निर्वाह किया। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग की पहली बैठक आज लखनऊ में हुई संपन्न। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का लिया गया निर्णय। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचार विस्तार से। राज्यों के साथ संवाद के दौरान पीएम मोदी ने आज चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प कर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है। इसकी रक्षा से हमें कोई रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। राज्यों के साथ बैठक के दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संवाद दूसरे दिन भी जारी है। दूसरे दिन बैठक में पीएम ने कहा कि कुछ राज्यों और शहरों में कोरोना का प्रसार ज्यादा है, लेकिन सही समय पर कदम और लॉकडाउन में जनता के संयम से इस वायरस का फैलाव रुका है। सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी,
उपस्थित सभी अधिकारीगण, साथियों, अनलॉक 1 उसके बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। देश के 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अनलॉक 1 के अनुभवों पर कल मेरी विस्तार से चर्चा हुई है। ये वास्तविकता है कि कोरोना का फैलावा कुछ बड़े राज्यों में, बड़े शहरों में अधिक है, और अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी उस बात का उल्लेख हुआ है। कुछ शहरों में अधिक भीड़, छोटे छोटे घर, गलियों मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी, हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही, इन बातों ने कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। फिर भी हर देशवासी के संयम, अनेक जगहों पर प्रशासन की तत्परता और हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग, उसके कारण हमारे यहां संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है, उसने वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोका है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन मैन पावर हो, आज हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में हैं। आप भी इससे परिचित है कि सिर्फ 3 महीने पहले पीपीई के लिए, डायग्नोस्टिक किट्स के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में हाहाकार मचा हुआ था। भारत में भी बहुत लिमिटेड स्टॉक था, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पीपीई और इतने ही N95 मास्क राज्यों तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 19 जून को शाम 5 बजे बुलाई गई है। यह बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री सभी दलीय नेताओं को सीमा क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराएंगे और वर्तमान हालात पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह लद्दाख में नियंत्रण रेखा के हालात पर तीनों सैन्य प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ समीक्षा बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत को सलामी देते हुए अपने ट्वीट में लिखा, गलवान में सैनिकों की शहादत बहुत परेशान करने वाली और पीड़ादायी है। हमारे सैनिकों ने अपने कर्तव्य पथ पर अनुकरणीय शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की उच्च और गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के साथ भी मेरी संवेदनाएं हैं। राष्ट्र इस घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हमें भारत की वीरता और साथ ही साथ उसके शौर्य और साहस पर गर्व है। वहीं पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार रात को चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सेना ने बयान जारी कर उसकी पुष्टि की है।
सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में पीछे हट चुके हैं, जहां पर वे पहले 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात को भिड़ गए थे। 17 भारतीय सैनिक जो स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और ऊंचाई वाले इलाके में 0 से कम तापमान में एक्सपोज हो गए थे, उनकी चोटों के कारण मौत हुई है, जिसके बाद कुल मिलाकर 20 सैनिकों की मौत हुई। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। वहीं अगर एजेंसियों की बात की जाए तो उनके अनुसार सीमा पर झड़प में चीन के 43 सैनिकों की या तो फिर मौत हुई है या फिर वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और कहा कि भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर पर तनाव घटाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि तनाव कम करने की प्रक्रिया आसानी से चलेगी, लेकिन चीन ने आम सहमति के विपरीत जाते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान नहीं किया। चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कार्रवाई के बाद ये घटना हुई है। नुकसान को रोका जा सकता था अगर चीन समझौते का पालन करता। भारत की गतिविधियां हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय सीमा के भीतर रहीं और हम चीन से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने भारत और चीन के बीच LAC पर हुई हिंसा और मौतों पर चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। दैनिक प्रेस वार्ता में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहयोगी प्रवक्ता ने लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों पर एक सवाल के जवाब के दौरान यह बयान दिया। और वहीं अमेरिका पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच टकराव के बाद स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि मतभेदों को शांति से हल किया जा सकता है। अमेरिका ने कहा कि भारत और चीन दोनों ने तनाव को कम करने की इच्छा जताई है और वहीं अमेरिका भी वर्तमान स्थिति का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकाले जाने के समर्थन करता रहा है। और आइए बात करते हैं कोविड-19 की। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 52.47% हो गई है और अब तक 1,86,000 से ज्यादा रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मौजूदा समय में 1,55,227 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग की प्रथम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया, जो शीघ्र ही कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन कामगारों और श्रमिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक सेवायोजन और रोजगार के अवसर सृजित करना है, जिससे कामगारों और श्रमिकों को उनकी योग्यता व दक्षता के अनुरूप रोजगार दिया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह आयोग की बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश में बड़ी संख्या में कामगार श्रमिक आए हैं, जिनमें से 34 लाख कामगारों श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई है और उन्हें उनकी क्षमता व योग्यता के अनुसार निरंतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने आज प्रदेश में जो हम लोगों ने घोषणा की थी, कामगार एवं श्रमिक सेवायोजन और रोजगार आयोग का गठन, आज हम लोगों ने कैबिनेट से भी उसको अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पहली बार सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक आयोग आज से फंक्शनल हो चुका है और इसके फंक्शनल होने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सेवायोजन और उन्हें स्वतः रोजगार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ हम यहाँ के निवासी या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सेवायोजन और रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में मेडिकल टीम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शुरुआती दौर में जमातियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उस पर प्रभावी तरीकों से कार्रवाई करते हुए उनका इलाज कराकर उस व्यवस्था को बेहतर किया गया। वहीं दूसरे
फेज में मेडिकल इन्फेक्शन की समस्या का समाधान किया गया और तीसरे फेज में पूरे प्रदेश में 35 से 36 लाख श्रमिकों और कामगारों को सकुशल घर पहुंचाकर होम क्वारंटाइन सुनिश्चित किया गया। श्री अवस्थी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वरिष्ठ IAS अधिकारी और वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भेजे गए हैं। कि हमारे प्रदेश में जहां एक और शुरुआत में ज्यादा संख्या जमातियों की थी और उस पर बहुत ही प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए सबका इलाज कराकर उस व्यवस्था को बेहतर किया। फिर दूसरे फेज में जहां मेडिकल इन्फेक्शन की समस्या थी उसका समाधान किया। तीसरे फेज में जहां पूरे प्रदेश में 35 से 36 लाख श्रमिक और कामगार आए हैं, उनको सकुशल घर पर सुरक्षित पहुंचाते हुए होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करते हुए उनके इन्फेक्शन की भी व्यापक रूप से मल्टी लेयर जांच करते हुए, जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, उस व्यवस्था में भी और बेहतरी लाए। अब जो चैलेंज प्रदेश के सामने है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों का है, जिसके लिए विशेष रूप से जैसा कल बताया गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वरिष्ठ IAS अधिकारी और वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भेजे गए। आज शाम तक मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर के जनपदों के लिए, बागपत के जनपदों के लिए एक पूरी कार्य योजना बनाने और वहां के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो सरकारी और प्राइवेट हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन पर विशेष ध्यान आकृष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज कोविड-19 पर प्रेस वार्ता कर बताया कि विगत 24 घंटों में 591 संक्रमण के नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में इस समय एक्टिव संक्रमण की कुल संख्या 5477 है। उन्होंने बताया कि इस समय पूर्णतः जो लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं उनकी संख्या 9239 है। इस समय जो रिकवरी हुई है 61% के करीब है। कोरोना वायरस से प्रभावित 465 मरीजों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में 591 संक्रमण के नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में इस समय एक्टिव इन्फेक्शन की कुल संख्या 5477 इस समय तक जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 9239। हमारा रिकवरी का प्रतिशत अभी भी 61% के करीब चल रहा है, 60.85%। कोरोना वायरस के संक्रमण से जो मरीज प्रभावित हुए उनमें से 465 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। बरेली के कई गांव और कस्बों में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लोगों तक पहुंचाया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से बनी परिस्थितियों में मैं इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन तक हमारे कार्यकर्ता लगातार प्रपत्र का वितरण करेंगे। उन्होंने सरकार के कार्य पर रोशनी भी डाली। जैसा सबको बताया है कि अब लोगों से मिलने का, संपर्क करने का तरीका बदल गया है। हम देश को जो कुछ हो रहा है उससे अवगत कराएं और देश की जनता क्या हमसे उम्मीद करती है, प्रधानमंत्री से चाहती है, ये हमको बताएं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों के लिए जो पत्र लिखा है उसकी कॉपी वितरण करना और लोगों से मिलकर उनका क्या राय, क्या परामर्श है, इसको बात करना। इसके लिए खाली यहाँ ही नहीं, पूरे देश के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता सभी स्थानों पर जा रहे हैं और अगले 2-3 दिन इस काम में पूरी सक्रियता के साथ लगकर हम लोगों से मिलेंगे, उनसे जानकारी भी चाहेंगे और प्रधानमंत्री जी के सुझावों से भी उनको अवगत करेंगे।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल द्वारा आज जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और उन्हें फेफड़े, किडनी और लीवर में गंभीर संक्रमण के बाद भर्ती कराया गया था। उनका इलाज किया जा रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर उनका हालचाल लिया था। आज प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल भी उनको देखने हॉस्पिटल पहुंची। आया हूँ, उनको देख के आया हूँ। यहाँ मेदांता में उनका बहुत बेहतर उच्च स्तरीय इलाज हो रहा है और इलाज की जो व्यवस्था है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और हमें विश्वास है कि वो जल्दी स्वस्थ होंगे। और मध्य प्रदेश में तो मेरे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, राज्यसभा के चुनाव वो आके फिर एक बार शपथ दिलाएंगे। लॉकडाउन के बाद अनलॉक का नियम लागू है और इसके तहत कुछ ढील के साथ रियायत दी गई है। कोरोना की महामारी से बचाव के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें लोगों की बढ़ती लापरवाही पर अब बाराबंकी जिले की पुलिस सख्त हो गई है। लापरवाही करने वालों पर आर्थिक जुर्माना और चालान किए जाने के निर्देश के साथ 20 टीमें भी गठित कर दी गई हैं जो अनलॉक के नियमों को सख्ती से लागू करवाएंगे। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खात्मा हो गया है, बल्कि अब इसके लिए हमें और सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अभी भी लोग इस बीमारी के प्रति लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। महामारी अधिनियम के तहत अनलॉक के नियम तोड़ने पर कार्रवाई का प्रावधान है। अब उसे लागू किया जाना आवश्यक है। पुलिस की 20 टीमें गठित कर इसके नियम को तोड़ने वालों के विरुद्ध चालान और आर्थिक जुर्माने का आदेश दिया गया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि लोग इन नियमों को न तोड़ें और जुर्माने व चालान की कार्रवाई की असुविधा से बचें। दिए गए हैं कि ये संक्रमण काल है जिसमें लोगों को बचाव अवश्य करना चाहिए। इसके लिए महामारी अधिनियम में एक विशेष व्यवस्था की गई है जिसमें बिना मास्क धारण किए हुए अगर कोई पब्लिक प्लेस पर निकलता है तो प्रथम बार 100 रुपये, उसके बाद 200 और 500 रुपये कैश जुर्माने का प्रावधान है। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर भी इसी प्रकार से 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। रात में 9 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू की व्यवस्था है जिसमें मेडिकल इमरजेंसी के अलावा आवश्यक वस्तुओं और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो निकलता है तो उसका चालान किया जाएगा। इसी प्रकार दोपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति के चलने की अनुमति है। अगर उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति मिलता है और उसके पास अनुमति नहीं है, पूर्व अनुमति नहीं है, तो उसके भी चालान करने की व्यवस्था है। आज से पूरे जनपद बाराबंकी में विभिन्न स्थानों पर दर्जनों टीम लगाकर इसका कड़ाई से अनुपालन आरंभ किया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच बॉर्डर पर सख्ती को लेकर बरेली रेंज के कमिश्नर और डीआईजी ने पीलीभीत के जिलाधिकारी और एसपी के साथ पिलर नंबर 17 पर जाकर जायजा लिया। पीलीभीत के माधव टांडा थाना क्षेत्र से लगे बॉर्डर पर निरीक्षण के दौरान पुलिस चौकियों पर खास सतर्कता बरतने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। एसएसबी के अफसरों को भी सीमा का जायजा लेते रहने को कहा गया है। रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कच्चे और पक्के रास्तों के अलावा पगडंडियों की भी निगरानी बढ़ाने और नदी और नालों पर चौकसी रखने के निर्देश दिए हैं। हम आयुक्त महोदय बरेली मंडल के एसपी पीलीभीत, डीएम पीलीभीत, स्थानीय जो भी पुलिस के और राजस्व के अधिकारी थे, फॉरेस्ट के लोग और एसएसबी के जो अधिकारी हैं जिन पर भार है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा का, वो सब लोग गए थे। पिलर नंबर 17 नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय पिलर है इंटरनेशनल बाउंड्री पर, वहाँ पर 3 जनपदों की सीमाएं लगती हैं। नेपाल कंचनपुर की है, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की है और इधर पीलीभीत की है। वहाँ जाकर बातचीत की गई। ये देखा गया कि कितनी पेट्रोल पार्टीज़ निकलती हैं, कितने लोग निगरानी पर रहते हैं, मोबाइल पेट्रोल पार्टीज़ कितनी हैं, कितनी दूरी पर देखते हैं, क्या समस्या आती है, क्या इधर से उधर या उधर से इधर सीमा लांघ कर जाने की कोई बात हाल में प्रकाश में आई है। इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श करके और जो गश्त के और सामान्य निर्देश हैं वो देके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद दुनिया भर में मनाया जाने वाला विश्व योग दिवस का उत्साह लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना जैसे आपातकाल में चाहे युवा हो या राजनेता, सेलिब्रिटी हो या अधिकारी या फिर आम जनता, सब में योग के प्रति रुझान बढ़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही लोगों को निरोग रखने के लिए योग का संदेश दिया था, जो आज कोविड-19 के आपातकाल में वरदान साबित हो रहा है। वैसे तो निरोगी होने के लिए योग का महत्व पूरी दुनिया पहले ही मान चुकी थी, लेकिन कोविड-19 से ग्रसित दुनिया ने संक्रमण से बचाव के लिए योग के महत्व को फिर एक बार जाना। 21 जून को दुनिया 6वां योग दिवस मनाएगी। इसकी पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम सभी को अपना ध्यान रखना है और इस समय हमें अपने आप का ध्यान रखते हुए अपना काम भी करना है और अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। तो हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकें और साथ ही साथ इस कोरोना वायरस की जंग में भी अपने आप को विजयी बना पाएँ। दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे साथ में निरोगी होने के लिए योग दिवस का आयोजन मात्र आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि लोग अब इसे अपने जीवन में उतार रहे हैं। कोरोना जैसे आपातकाल में अब लोग योग को अपने को फिट रखने का एक माध्यम बना रहे हैं। इस समय जबकि कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत तेजी से सब जगह फैलता जा रहा है और जैसे कि मोदी जी ने भी कहा है कि हम सभी को इस समय अपने आप स्वयं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। योग को लेकर प्रधानमंत्री की पहल का आम जनता में इस कदर असर दिखा है कि आज घर घर में लोग न सिर्फ योग कर रहे हैं, बल्कि कोरोना जैसे आपातकाल में ऑनलाइन योग को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। इसको देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इसको करते हैं, जिससे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख पाएँ और ये भी इंश्योर कर पाएँ कि हम सब अपने घर में बैठ के ही अपने स्वास्थ्य को कैसे और अच्छे से समय पे अपना एक्सरसाइज करके अपने स्वास्थ्य को पूरी महत्व दे सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यूँ तो योग एक प्राचीन पद्धति है। लोग योग के माध्यम से न सिर्फ अपने को निरोग रखते थे, बल्कि शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भी रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद योग को लेकर दुनिया भर में जो क्रांति आई है, उससे यह तो तय है कि आने वाले दिनों में लोग योग से न सिर्फ अपने को निरोगी रखेंगे और फिट रखेंगे, बल्कि शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाएंगे, जो कोरोना से निपटने के लिए वरदान साबित होगी। उमाशंकर दुबे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है। उन्होंने देश को भरोसा दिया, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर वार्ता के लिए 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम सभी दलीय नेताओं के साथ स्थिति पर करेंगे विचार विमर्श। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह तीनों सैन्य प्रमुखों और सीडीएस के साथ लद्दाख में नियंत्रण रेखा के हालात पर की चर्चा। रक्षा मंत्री ने कहा कि गलवान में भारतीय सैनिकों ने उच्च गौरवशाली सैन्य परंपरा का निर्वाह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग की पहली बैठक आज लखनऊ में हुई संपन्न। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का लिया गया निर्णय। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।